स्वागत है। मैं आ चुका हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर के। दोस्तों बता दें कि आज बिहार का चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। बता दें कि बिहार मतगणना शुरू हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। हालांकि रुझान थोड़ी देर से मिलेंगे। बता दें कि पहला रुझान आपको 8:30 बजे करीब मिलेगा। और साथ बता दें कि इस रिजल्ट में देखना यह है कि 38 जिलों के 55 केंद्रों पर वोटों की गिनती हो चुकी है। और बता दें कि अभी तक ना नीतीश कुमार और ना ही तो इसने कोई ट्वीट किया है। लेकिन बता दें कि अभी तक जैसे ही कोई अपडेट आती है बिहार चुनाव को लेकर के तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि दोस्तों आज बिहार का एग्जैक्टली पता चलेगा कि कौन पार्टी कितनी सीटों से जीत रही है, जो कि बिहार का आज रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि दोस्तों पहली जो बता दें कि पहले चुनाव में काफ़ी देखने को मिला था। आप लोग देखे होंगे चुनाव में कैसे लड़त भिड़प हो रही थी, लेकिन इस समय आज रिजल्ट आने वाला तो आज पता चलेगा कि बिहार में कौन सी पार्टी कितनी सीट से बहुमत से जीतने वाली है बिहार का चुनाव का रिजल्ट। तो वहीं बता दें कि दुमका विधानसभा उपचुनाव की मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर डीसी राजेश्वरी बी एवं एसपी अंबल लखंडा ने सीनियर ऑफिसर एवं सुरक्षा बलों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था की समस्या न हो, इसके लिए जिला प्रशासन सख्त रुख उपयोग अपनाएगा। सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। मतगणना कार्य में लगे कर्मचारियों और इलेक्शन एजेंट को सख्त आदेश दिया गया है। मतगणना हाल में कोई भी व्यक्ति मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर नहीं जाए। पानी के बोतल या कोई भी खाने की चीज़ हाल के अंदर प्रवेश पर रोक है। किसी प्रकार की सामग्री लेकर प्रवेश करना उचित है। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के लिए सभी द्वार पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। बता दें कि आने जाने पर प्रतिपत्र का प्राधिकार पत्र यानी कि ID कार्ड दिखने के बाद ही उन्हें वितरण की मतगणना परिसर में ही पत्रकारों के लिए मीडिया सेंटर बनाया जाएगा और मतगणना के हर राउंड की जानकारी समय पर मिलेगी। तो बता दें कि आज दुमका उपचुनाव और बेरमो उपचुनाव का भी रुझान आने वाला है। बता दें कि सुबह 9 बजे से रुझान आज शुरू हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा दुमका नगर के बूथों की गिनती होगी, जो कि तीसरे राउंड के खत्म होने से पहले ही पूरी हो जाएगी। दुमका ग्रामीणों के मतों की गिनती तीसरे राउंड से शुरू होगी। 12वें राउंड तो चलेगी। 12वें राउंड में दुमका प्रखंड के 2 केवल EVM की ही गिनती होगी। 12वें राउंड से ही मसलिया के EVM के मतों की गिनती का काम शुरू होगी, जो कि अंतिम के 18वें राउंड में पूरी होगी। हालांकि अंतिम राउंड में केवल 11 बूथों के मतों की गिनती होगी। मतगणना का रुझान सुबह 9 बजे ही मिलने लगेगा। बता दें कि 11:30 या 12 बजे तक पे तस्वीर साफ हो जाएगी कि दुमका और बेरमो के उपचुनाव में किसकी पार्टी जीत रही है। तो वहीं कैबिनेट की बैठक हुई। बता दें कि कैबिनेट की जनगणना 2021 में आदिवासी सजा धर्म कोड के लिए कोड आवंटित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का फैसला किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार बुधवार को विशेष सत्र बुलाई है, जिसमें प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। बता दें कि कैबिनेट का निर्णय जनगणना 2021 में आदिवासी सजा धर्म कोड को छोड़ने का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, जो कि जनगणना 2011 में कुल 6 धर्मों के लिए अलग अलग कोड आवंटित किया गया था। उनमें से क्रमशः हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म के कोड शामिल थे। हालांकि सरना या अन्य आदिवासी धर्मावलंबियों के लिए कोई अलग कोड आवंटित नहीं था। जनगणना के समय जनगणना कर्मचारी द्वारा संबंधित व्यक्ति के धर्म के सिलसिले में प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही कहा जाता है कि अगर इन 6 धर्मों के अलावा कोई अन्य धर्म मानते हो तो उसका नाम लिखें। तो यानी आदिवासी सरना धर्म कोड मानने वाले लोगों के लिए अपना धर्म लिखने का प्रावधान जनगणना में था, लेकिन उसके लिए कोई भी कोड आवंटित नहीं था। इस कारण से मंत्रिपरिषद में आदिवासी सरना धर्म कोड के लिए अलग कोड आवंटित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया है। और कल बैठक होगी, जो कि 11 नवंबर को होने वाली है। तो वैसे तो एक खड़ी करके पटाखे को लेकर आने वाले दिनों में दीपावली आने वाली है और दीपावली में पटाखे खूब जलाए जाते हैं। तो ऐसे में धनबाद सहित कई राज्यों में और कई जिलों में पटाखे पर 30 दिन तक बैन लग गया। बता दें कि राष्ट्रीय अधिकरण NGT के NCR में 9 नवंबर आधी रात से लेकर 30 नवंबर को आधी रात तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह बैन देश के हर उस शहर और कस्बे पर लागू होगा जहां नवंबर के महीने यानी पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार में औसत वायु गुणवत्ता खराब या उससे ऊपर की श्रेणियों में दर्ज की गई थी। ऐसे में NGT के इस आदेश के दायरे में पटना, गया, मुजफ्फरपुर, धनबाद, कोलकाता, हावड़ा, रानीगंज, दुर्गापुर, आसनसोल, बैरकपुर, हल्दिया शहर भी शामिल है। इन शहरों में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण फैलता है, जिसकी वजह से पटाखों पर बैन लगा दिया गया है।
वहीं बता दें कि आज से 3 दिन पूजा स्पेशल ट्रेन चलेंगी। मंगलवार से हटिया और रांची स्टेशन से पटना के लिए 3 स्पेशल ट्रेन चलेंगी। हटिया पूर्णिया कोट 10 नवंबर से 30 नवंबर तक 7 दिन। हटिया इस्लामापुर स्पेशल ट्रेन 10 नवंबर 30 नवंबर तक रोजाना वह रांची पटना स्पेशल ट्रेन 10 से 30 नवंबर तक प्रतिदिन चलेंगी। वही जयनगर रांची जो 21 और 22 नवंबर को जयनगर से रवाना होगी उसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो आप लोगों को जाना है तो आप बुकिंग कर सकते हैं। तो ये बता दें कि कोल इंडिया के विभिन्न कंपनियों को हड़ताल की नोटिस दे दी गई है। बता दें कोल इंडिया की विभिन्न कंपनी 26 नवंबर को हड़ताल करने की नोटिस यूनियनों ने दी है। यूनियनों ने एरिया और मुख्यालय में नोटिस दिया है। इस दिन केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आम हड़ताल की घोषणा की है। इसमें कोयला मजदूरों की मांग के साथ साथ श्रम और कृषि कानून में हुए बदलाव को भी मुद्दा बनाया है। कोल इंडिया ने विनिवेश कोल ब्लॉक की नीलामी CMPDI को कमजोर करने की साजिश आदि को भी मुद्दा बनाया गया है। तो बता दें 26 नवंबर को 1 दिवसीय हड़ताल किया जाएगा कोल इंडिया की तरफ से। मनरेगा कर्मियों को होगा लंबित मानदेय का भुगतान। दिवाली के पहले राज्य भर में मनरेगा कर्मियों को मानदेय का भुगतान हो जाएगा। उनके लिए मानदेय राशि आवंटित कर दी गई है। इससे रोजगार सेवकों को साथ ही अभियंताओं और पदाधिकारियों को भी मानदेय मिलेगा। यह निर्देश दिया गया है कि अक्टूबर तक की जितनी भी बकाया राशि है सबका भुगतान 10 नवंबर तक कर दिया जाएगा। यदि किसी कर्मी का भुगतान लंबित रहता है तो वो इसके लिए संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी पूर्ण रूप से जवाबदार होंगे। मानदेय भुगतान के लिए एक मुक्त राशि की निकासी नहीं की जा सकेगी बल्कि वास्तविक मासिक मानदेय के आधार पर ही राशि की निकासी कर जाएगी। तो बता दें राज्य भर में 5000 मनरेगा कर्मियों की हड़ताल अवधि का मानदेय भुगतान पर सरकार के स्तर से अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। जो मनरेगा कर्मी हड़ताल पे थे उनके मानदेय को लेकर तो कोई निर्णय नहीं लिया गया क्या उन्हें हड़ताल का मानदेय मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। उन्होंने हड़ताल अवधि का मानदेय देने की मांग रखी थी, लेकिन मनरेगा कर्मियों ने 27 जुलाई से 10 सितंबर तक यानी कि करीबन 1.5 माह हड़ताल की थी। फिर मंत्री के साथ समझौता के बाद हड़ताल समाप्त हुई, लेकिन अब उन्हें हड़ताल अवधि का मानदेय नहीं देने का निर्णय लिया गया है। तो बता दें कि वोकेशनल कोर्स में नामांकन फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई है और 19 नवंबर तक आप भर सकते हैं। कृषि विभाग में UG से मान्यता प्राप्त बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स के 2020-21 के 2 कोर्स में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। रजिस्ट्रार डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी अब 19 नवंबर 2020 तक आवेदन जमा कर सकेंगे। पूर्व में 10 नवंबर तक की तिथि निर्धारित थी। कृषि संकाय ने संचालित बैचलर ऑफ वोकेशनल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन एवं डायट्रिक्स तथा वाणिज्यिक संकाय में संचालित बैचलर ऑफ वोकेशनल इन हर्बल रिसर्च टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रत्येक कोर्स में सीटों की कुल संख्या 50 है। दोनों कोर्स के लिए चाहे सीटों पर झारखंड के 7 छात्राओं का चयन किया जाएगा। सिर्फ 10 सीटों पर अन्य राज्यों के आवेदकों को नामांकन देने का अवसर मिलेगा। इन 9 कोर्स का नामांकन शुल्क 3800 रुपये है, जबकि सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रति सेमेस्टर 5000 रुपये तक और SC/ST वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 4000 रुपये तक प्रति सेमेस्टर शुल्क लगेंगे। तो दोस्तों यही थी कुछ आज की ताज़ा खबर जो कि झारखंड से आई। तो मैं उम्मीद है कि ऐसा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा बात शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए खबरों के साथ और देखते हैं कि आज बिहार चुनाव में किसका पल्ला किस पे भारी पड़ता है और दुमका उपचुनाव में किसका पल्ला किस पर भारी पड़ता है। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।